तुलसी अदरक मिलाकर लगा ले। मम्मी मुझे लग गई। कहाँ लग गई बेटा, दिखा तो। मम्मी ये पैर के घुटने में लग गई। मैं ना बाहर फुटबॉल खेल रहा था, सनी ने धक्का दिया तो मैं गिर गया और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। हाँ बेटा, चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही ना। मैं तुझे दवा लगा देती हूँ, अब भी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ये अंग्रेजी दवाइयां लगाने की। अरे इनसे कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तू एक काम कर, जरा सी हल्दी में तुलसी मिलाकर लगा दे, चोट में आराम मिल जाएगा। मम्मी जी, घरेलू दवाइयां अपनी जगह ठीक है, पर अभी बिट्टू को दवाई की जरूरत है। अरे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ये सारे चोंचले हैं। हमारे जमाने में तो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया ऐसी दवाइयां। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ठीक कर दो। ठीक है ठीक है, मम्मी जी हल्दी और तुलसी लगा देती हूँ। चलो बेटा अंदर, मैं तुम्हारी दवाई कर देती हूँ। हाँ, अरे हल्दी का लेप ही लगाना, कहीं अंदर जाकर कुछ और मत लगा देना। जी मम्मी जी, वही लगा दूंगी। ये मम्मी जी भी ना अपनी बात के आगे किसी को कुछ समझती नहीं। ऐसा कहकर राधिका बिट्टू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ये यहाँ रोज का फसाना था। घर में कुछ भी हो, वृंदा देवी के घरेलू नुस्खे हमेशा तैयार रहते। ऐसे ही एक दिन वृंदा देवी बाजार गई। वहाँ उन्हें उनकी सहेली प्रेमलता मिल गई। अरे प्रेमलता कैसी है, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, आजकल कहाँ रहती है? क्या बताओ वृंदा, इस दमे की शिकायत ने परेशान कर रखा है। सांस ही नहीं आती कम वक्त पूरी तरह। इलाज चल रहा है, आज ही बस दवाइयां लेने आई हूँ। ओहो, तू भी इन डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गई। इन्हें ना बस पैसे से मतलब है, इलाज विलाज कुछ नहीं जानते, ये नाशपीट है, इनके पास जाना ही बेकार है। अरे वृंदा, तू ये कैसी बातें कर रही है? बीमारी में भला इनके पास नहीं तो और कहाँ जाए। मुझे वैसे थोड़ा आराम भी है दवाइयों से। वृंदा, डॉक्टर भगवान समान होते हैं, तो कभी बीमार नहीं पड़ती क्या? बीमार पड़े मेरे दुश्मन, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। जब थोड़ी कभी तबीयत ठीक नहीं लगती तो तुलसी अदरक का काढ़ा बनाकर ले लेती हूँ। तू भी ये दवाइयाँ छोड़ और काढ़ा पीना शुरू कर दे। क्या सच में तुलसी अदरक के काढ़े से मैं ठीक हो जाऊंगी? और नहीं तो क्या, मैंने कितने लोगों को ये काढ़ा बताया है, वो सब आज एकदम मस्त है। ठीक है, तो मैं भी आज से सुबह शाम तुलसी अदरक का काढ़ा ही पीऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी तब तेरे घर आऊंगी तुझसे मिलने। हाँ हाँ, जरूर आना। प्रेमलता बाजार से बिना दवाइयां लिए सिर्फ तुलसी अदरक लेकर घर चली गई। वृंदा भी अपने बाजार का काम निपटाकर घर आ गई। तभी मुरारी ने कहा, वृंदा, आज कहाँ चली गई थी? जरा बाजार गई थी कुछ सामान लाने। पता है, आज वहाँ मुझे प्रेमलता मिल गई। ये प्रेमलता कौन है भाई? अरे वही प्रेमलता, मेरी सहेली, जिसने हमारी शादी में आपके जूते छुपाए थे। अरे हाँ, याद आया, शादी में तो उसने बहुत ही हंसी मजाक किया था। कैसी है वो? ऐसे तो अक्सर मुझे मिल जाया करती है, पर आज जब मिली तो जरा परेशान थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसे सांस की तकलीफ है। बेचारी डॉक्टर के चक्कर काट रही है, दवाइयां लेने बाजार आई थी। ओहो, तो बेचारी बीमार चल रही है। क्या कहा तुमने उससे? मैंने तो उससे कह दिया, ये डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में ना पड़ और तुलसी अदरक का काढ़ा ले ले, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी ना हद करती हो वृंदा। अरे भला इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी सिर्फ काढ़े से कैसे चली जाएगी? उसे दवाइयों की जरूरत है, और तुम हो कि जबरदस्ती ज्ञान दे आई। अरे आपको कुछ नहीं पता, दवाइयों से उसका कुछ नहीं होना। अब काढ़ा पीकर वो एकदम स्वस्थ हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे बताकर लोगों का भला करती रहती हूँ। अब तुमसे कौन बहस करे, जो जी में आए तुम्हारे करो। मुझे एक कप चाय पिला दो बस। राधिका बेटा, जरा चाय बनाकर लाना, शाम की चाय का वक्त हो गया। राधिका के सर में जरा दर्द है, आराम कर रही है, चाय तुम ही बना लो। अरे पर उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। रुको, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। वृंदा राधिका के कमरे में पहुंची। राधिका बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। राधिका, राधिका, शाम के वक्त ऐसे क्यों सो रही है? मम्मी जी, वो सर दर्द से फटा जा रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है। दवाई ली है, अभी थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। तुझे कितनी बार समझाया है ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, पर तुझे मेरी बात समझ में आए तब तो। मैं तो तेरी दुश्मन हूं ना, मेरी बात क्यों ही मानेगी? 1000 बार कहा है तुझसे कि जब भी कोई तकलीफ हो तुलसी अदरक पी लिया कर और लगा लिया कर, आराम हो जाएगा। पर नहीं, तुझे तो इन गोलियों पर भरोसा है। देख,
मैं अब भी तुझे अदरक तुलसी देती हूँ, तू फौरन ठीक हो जाएगी। अब मम्मी जी को कौन समझाए कि मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में वैसे ही आराम हो जाना है। पर नहीं, इन्हें तो अपना घरेलू नुस्खा आजमाना है। फिर मेरे ठीक होते ही पूरे घर में ढोल पीट कर बताएंगी उनकी काढ़ी की वजह से मैं ठीक हो गई। वृंदा थोड़ी देर में तुलसी अदरक का काढ़ा ले आई और राधिका को पिलाकर चली गई। फिर वृंदा ने चाय बनाई और मुरारी को चाय देने चली गई। ये लीजिए आपकी चाय। चाय में तो तुमने तुलसी अदरक जरूर डाली होगी, है ना? हाँ बिल्कुल डाली है। आप देखो, अभी मैं राधिका को भी काढ़ा पिलाकर आई हूँ, थोड़ी देर में एकदम फिट हो जाएगी। तुम और तुम्हारे घरेलू नुस्खे। तभी रोहन ऑफिस से आया, मुरारी और वृंदा के पास बैठ गया। थोड़ी देर में राधिका रोहन के लिए पानी लेकर आई। ये लीजिए पानी। राधिका बेटा, तेरा सर दर्द ठीक हो गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो दर्द से करा रही थी। जी मम्मी जी, अब आराम है। देखा, मैंने कहा था ना काढ़ा पीते ही ठीक हो जाएगा तेरा सर दर्द। देख कैसे छू मंतर हो गया। राधिका, तुम्हारे सर में दर्द था, मुझे बता देती, मैं दवा ले आता। वो घर में मेडिसिन पड़ी थी दर्द की, तो मैंने ले ली थी, अभी ठीक हूं मैं। अरे यहाँ तो सब अपनी ही गा रहे हैं। राधिका, मैंने तुझे काढ़ा पिलाया था कि नहीं? जी मम्मी जी, पिलाया था, पर उसके पहले मैंने दवाई ले ली थी। उस दवाई ने कुछ नहीं किया, तेरा सर दर्द मेरे बनाए काढ़े से ठीक हुआ है। आजकल के बच्चे बिल्कुल बड़ों की बात नहीं समझते। अरे मैं कह रही हूँ वही सही है, आज के बाद कोई भी अंग्रेजी दवाइयां नहीं लगा, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। हे भगवान, ये मम्मी किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगी ऐसे। अरे इन्हें कौन समझाए कि बीमार होने पर घर की दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर की लिखी दवाइयां भी जरूरी है। वृंदा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह रोहन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला, तभी रास्ते में उसे प्रेमलता का बेटा समीर मिल गया। कैसे हैं समीर भैया, सब ठीक ठाक है ना? अब क्या ही बोलूं रोहन, मैं भी तुम्हारे ही घर आ रहा था, कुछ बात करनी थी। क्या बात है भैया, मुझे बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं? वृंदा मासी ने कल बाजार में न जाने मेरी मम्मी को क्या पट्टी पड़ाई है। तब से मेरी मम्मी दवाइयां नहीं ले रही, बस काढ़ा बनाकर पी रही है। कहती है इसी से ठीक हो जाऊंगी। आज तो मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब होगी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बात माफी की नहीं है रोहन, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आगे से किसी को ऐसी फ्री की सलाह ना दिया करे। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं मम्मी को समझाऊंगा। आप प्रेमलता मौसी का ध्यान रखिएगा और उन्हें दवाइयां दीजिएगा। ठीक है रोहन, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना ये वृंदा मौसी के घरेलू नुस्खे के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जी भैया, जरूर। ठीक है रोहन, चलता हूँ, बाय। बाय भैया, फिर आइएगा। उफ, ये मम्मी ने भी अजीब शौक पाल रखा है, और कोई समझाए भी तो कैसे, किसी की सुनती कहाँ। ऐसा मन में कहकर रोहन ऑफिस चला गया। यहाँ घर पर वृंदा देवी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उनके फोन पर नीतू का फोन आया। हेलो मम्मी, क्या कर रही हैं? बस बेटा तुझे याद कर रही थी, और देख तेरा फोन आ गया। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अच्छा बता, तेरी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मम्मी, पर अब जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई है। अब घर का काम नहीं हो पाता मुझसे। अरे बेटा, अब तुझे 9वां महीना लग गया है तो तकलीफ तो होगी ही, पर जल्दी ही एक नन्हा मेहमान तेरी गोद में होगा। तू एक काम कर, यहाँ आ जा। यहाँ तुझे काम की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और आराम से तेरी डिलीवरी भी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर आपको पता है मेरी सास 4 धाम की यात्रा पर गई हैं। घर पर मैं और आपकी दामाद ही हैं। अब मेरे वहां आ जाने से इनके खाने पीने का कौन ही देखेगा। अरे बेटा, वो कर लेंगे कुछ दिन मैनेज, बाहर खा लेंगे या फिर यहाँ आ जाए। अब तुझसे भी कहाँ हो पाता है ये सब। हाँ मम्मी, बात तो आपकी सही है, बेचारी इनको ही किचन में मेरी हेल्प करनी पड़ती है। अच्छा, मैं रितेश जी से बात करूंगी वहां आने के लिए। हाँ बेटा, आज ही बात कर लेना दामाद जी से, और कहना कि मम्मी जी ने कहा है कि अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए इतनी तकलीफ तो उठानी ही होगी। हाँ मम्मी, बोल दूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी है, बड़े ही भले इंसान है दामाद जी। अच्छा मम्मी, फोन रखती हूँ, इनसे बात करके आपको कल बताऊंगी। ठीक है बेटा। नीतू ने फोन रख दिया। तभी बिट्टू वृंदा देवी के पास आया। दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है, चलो ना बाहर, आइसक्रीम वाला आया है। अरे बेटा, वो आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, पता नहीं वो लोग उसमें क्या क्या मिलाते होंगे। पर दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है, खिलाओ ना। वो आइसक्रीम वाला कितनी टेस्टी आइसक्रीम लाता है। बिट्टू बेटा, तुझे आइसक्रीम खानी है ना, तो मम्मी को बोल घर पर बना देगी, थोड़ी मेरे लिए भी बना देगी। मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है।
नहीं दादी, मम्मा आइसक्रीम खाने को बोलो तो डांटती है, कहती है सर्दी लग जाएगी। अब खिलाओ ना प्लीज दादी। अच्छा बाबा, आज मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाऊंगी। आज मैं ऐसी आइसक्रीम बनाऊंगी कि उससे तुझे कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा। सच्ची दादी? तब तो मैं बहुत सारे आइसक्रीम खाऊंगा, मेरी अच्छी दादी। बिट्टू की जिद पर वृंदा देवी ने आइसक्रीम बनाई, वो भी अदरक तुलसी वाली। 2 घंटे बाद जब आइसक्रीम जम गई तो वृंदा देवी ने बिट्टू को आइसक्रीम दी। खाकर बता बिट्टू, कैसी लगी आइसक्रीम? ये एकदम हेल्दी है। दादी ये क्या बना दिया? आपको आइसक्रीम खिलाने को कहा था, आपने तो दवाई जैसी आइसक्रीम बना दी। इससे अच्छा मैं आइसक्रीम के लिए आपको बोलता ही नहीं। मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम। और बनवाओ अपनी दादी से आइसक्रीम। मुझे तो पहले ही पता था मम्मी जी तुम्हें कोई घरेलू नुस्खा ही खिलाएंगी। राधिका, तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अरे मैंने क्या गलत किया? बच्चे की सेहत पर असर ना हो इसलिए ऐसी आइसक्रीम बनाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। अच्छा करो तो भी सबको बुराई लगता है। मम्मी जी, इतना ज्यादा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना मेरे सर पर बैठने की कोशिश मत कर। जब तक मैं हूं यहाँ मेरी ही मर्जी चलेगी। यही आइसक्रीम बनेगी, जिसे खाना हो खाए वरना ना खाए। गुस्से में वृंदा देवी वहां से चली गई। अगले दिन रितेश नीतू को लेकर वृंदा देवी के घर आया। आइए दामाद जी, आओ नीतू बेटा। ये आपने बहुत अच्छा किया दामाद जी, जो नीतू को यहाँ ले आए। हाँ मम्मी जी, नीतू ने मुझसे कहा आपने बुलाया है तो मैंने भी मना नहीं किया। अब मम्मी तो यहाँ नहीं है इस टाइम में इसका ख्याल रखने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ नीतू अच्छे से रह पाएगी। आप लोग है ना इसकी देखभाल के लिए। हाँ दामाद जी, आप नीतू की बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सब देख लेंगे। अरे राधिका, दामाद जी के लिए चाय नाश्ता तो लगा। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। चाय की जगह आप कहे तो काढ़ा बना दो, जीजा जी के लिए भी अच्छा रहेगा। चुप कर राधिका। राधिका भी ना मजाक करती रहती है। तू चाय और नाश्ता लगा फटाफट। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता फिर कभी करूंगा। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है दामाद जी, आते जाते रहिएगा। रितेश वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तभी राधिका नीतू के लिए अदरक तुलसी का रस ले आई। दीदी, आप ये लगाया कीजिए, ये बहुत फायदा करता है। पर भाभी ये है क्या? अरे आपको मम्मी जी ने नहीं बताया? ये क्या बात हुई भला? नहीं मम्मी जी, आप दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे पर ये है क्या भाभी, बताइए तो। और मम्मी ने मुझसे क्या छिपा कर रखा है? अरे दीदी, आपको नहीं पता? ये मम्मी जी का रामबाण नुस्खा है। कभी भी घर में किसी को कुछ भी हो, मम्मी जी बस यही लेने को कहती हैं। ये है अदरक तुलसी का रस। इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं और इसकी आइसक्रीम भी बनाती हैं मम्मी जी। क्यों, है ना मम्मी जी? दीदी को आइसक्रीम जरूर खिलाएगा। मम्मी भाभी ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे तो अजीब सा लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। अरे तू ज्यादा टेंशन ना ले, तेरी भाभी ऐसे ही मजाक कर रही है। तो चल आराम कर ले। राधिका, ये ड्रामा बंद करो। मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही दीदी के भले के लिए बोल रही थी। अच्छा रहने दीजिए। चलिए दीदी, आप कमरे में आराम कर लीजिए, अदरक तुलसी बाद में ले लेंगे। वृंदा नीतू को कमरे में ले गई। तभी मुरारी ने राधिका से कहा, बेटा राधिका, तूने भी तेरी मम्मी जी की खूब चुटकी लिया। भाई मुझे तो मजा आ गया। अब तू ही उसकी ये घरेलू नुस्खे वाली आदत छुड़वा सकती है। हाँ पापा जी, मैं तो कोशिश करूंगी कि मम्मी जी को रियलाइज हो जाए कि हर बार घरेलू नुस्खे काम नहीं आते। हाँ, बहू से सबक मिलना ही चाहिए। हम सब उसकी इस आदत से परेशान है। जब देखो तब अदरक तुलसी घरेलू नुस्खे थोपती रहती है सब पर। हाँ पापा जी, और कल तो गजब ही हो गया। बिट्टू आइसक्रीम की जिद कर रहा था तो मम्मी जी ने उसको तुलसी अदरक वाली आइसक्रीम बनाकर दे दी। बेचारा उदास बैठा था। बाद में रोहन ने उसे बाजार से लाकर आइसक्रीम खिलाई। हद है भाई। कल मिश्रा जी मिले थे तो बोल रहे थे वृंदा ने उनकी पत्नी को अदरक तुलसी के रस से नहाने को कहा है। इससे मिश्रा जी की पत्नी का रंग गोरा हो जाएगा। बेचारे मिश्रा जी 2 किलो अदरक और 5 बंडल तुलसी लाने जा रहे थे। वो तो मैं रास्ते में मिल गया तो रोक लिया उन्हें। वही बात तो है पापा जी, घर तो घर, इन्होंने बाहर वालों को भी नहीं बख्शा। अब तो इनको अलग तरीके से ही समझाना होगा। बेटा इसमें मैं तेरे साथ हूँ। इतना कहकर मुरारी जी अपने कमरे में चले गए। राधिका सोचने लगी कि कैसे वृंदा देवी को अकल आए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह राधिका ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब नाश्ते के टेबल पर आ गए। राधिका ने सबको नाश्ता परोस दिया। अरे वाह, आलू के पराठे, ये तो मेरे फेवरेट है। राधिका, थोड़ा दही दे दो इसके साथ मुझे। हाँ हाँ, लीजिए ना। मुझे पता है आपको पराठों के साथ दही पसंद है, इसलिए मैं पहले ही दही ले आई थी।
मम्मी आप तो कमाल के आलू के पराठे बनाती हो। ला बेटा जरा मुझे अचार के साथ दे दे, आज आम का अचार खाने का बड़ा जी कर रहा है। भाभी मुझे भी पराठे और अचार दे दो, मुझे भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। दीदी आप इस हालत में इतना हैवी नाश्ता कैसे कर सकती हैं? राधिका ये तूने क्या लगा रखा है? जो नीतू मांग रही है दे ना उसे। नहीं मम्मी जी, याद है आपने बिट्टू के टाइम पर मुझे नाश्ते में बस सूप ही दिया था, थोड़ी तुलसी डालकर। आप भूल गए मम्मी जी, पर मैं नहीं भूली, मुझे सब याद है। आप चिंता मत कीजिए, मैं नीतू दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी। लीजिए दीदी आपका सूप। ये यहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मैं अपनी पसंद से कुछ खा भी नहीं सकती क्या? नहीं ना दीदी, इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। आप शांत हो जाइए और सूप पीजिए। मम्मी हम भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? अब मैं क्या कहूँ बेटा, सूप पी ले तो। नीतू ने मन मारकर जैसे तैसे सूप खत्म किया। वृंदा देवी राधिका को घूरे जा रही थी, तभी नीतू को जोर से दर्द होने लगा। लगता है नीतू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। रोहन तू जल्दी से गाड़ी लेकर आ। लेकिन मम्मी जी वहां तो डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर तो किसी काम के नहीं होते ना। अरे राधिका तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? या तेरे ऊपर कोई भूत चढ़कर नाच रहा है? जब से नीतू आई है बस तू ऊट पटांग हरकतें किए जा रही है। अरे अभी नीतू को हॉस्पिटल जाने दे। पर मम्मी जी जब हर कुछ आपके घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाता है तो फिर नीतू दीदी के लिए डॉक्टर क्यों? लगाइए ना अपना कोई घरेलू नुस्खा। घर में किसी को चोट लगी हो या किसी की तबीयत खराब हो, आप हमेशा बस घरेलू नुस्खा करती है ना, डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती, तो अब क्यों? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। राधिका बेटा मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर का होना कितना जरूरी है, दवाइयां भी जरूरी है, सिर्फ घरेलू नुस्खे काफी नहीं होते। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दिया मुझे। बस मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास ही तो करवाना था। चलिए अब जल्दी से हॉस्पिटल, हमारे यहाँ खुशियां आने वाली है। वृंदा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राधिका और घर के बाकी लोग नीतू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर बाद नीतू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और वृंदा देवी का घर खुशियों से झूम उठा। मेहता परिवार में 3 लोग थे, कमला, कमला का बेटा राजीव और राजीव की नई नवेली दुल्हन सीमा। सीमा अभी इस घर में फिट होने की कोशिश कर रही थी। बहू, ए बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ग्रीन टी बनाकर लाओ, ये क्या है? वो माँ जी, दरअसल मैंने ग्रीन टी पहली बार बनाई है ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कैसे बनती है। अरे तुम मुझसे पूछ लेती, तू भी ना बहू। तभी कमला का फोन बजता है। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो, कैसी हो? क्या कहा, तुम आ रही हो कल? हाँ, अच्छा हाँ आ जाओ, ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे खुशी की तो बात है, मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद मीरा आ रही है कल, वो भी रुकने के लिए। अरे वाह, दीदी आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, पर वो अब एक बड़े घर की बहू है तो उसका रहन सहन भी वैसा ही है, इसलिए फटाफट घर की सफाई करो और उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। कैसी बात माँ जी? अरे एक तो तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं, ऐसी वैसी मतलब गरीबों वाली बातें मत करना उसके सामने। जी अच्छा माँ जी। और सीमा लग जाती है पूरे घर की साफ सफाई में और अंत में थक कर चूर होकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, वो बनाना सीख ले। मुझे पता है वो आते ही सबसे पहले कोल्ड कॉफी मांगेगी, और तुझे तो ग्रीन टी बनाना तक नहीं आता। अरे माँ, ये मीरा का ही तो घर है, वो खुद बना लेगी, इसमें आप मेरी बीवी को क्यों घसीट रही हो? हाँ उसका घर है, पर अब तो वो मेहमान की तरह आ रही है ना, तो हमें उसका अतिथि सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और तू ना ज्यादा अपनी जोरों का गुलाम मत बन, समझा? उसे काम करने दे, काम करेगी तभी तो सीखेगी। अगले दिन सीमा की ननद मीरा उनके घर आ जाती है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी एकदम मस्त। अरे भाभी मेरा बैग जरा उठा लेना, और ध्यान से उठाना, ब्रांडेड है ना? नहीं सीमा रुको, मैं उठाता हूँ। ओहो भैया, बड़ी फिक्र है आपको भाभी की। हाँ तो तेरा पति तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? हाँ? माँ देखो ना भैया को, आते ही शुरू हो गए। राजीव चुप कर जा, और सीमा जाकर कोल्ड कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी। उसके बाद राजीव तो अपने काम पर चला जाता है। इधर कमला और मीरा बात करने बैठ जाती हैं और सीमा घर के काम करने लगती है। दोनों बैठकर बात कर रही थी और सीमा झाड़ू लगा रही थी। तब तू दामाद जी को लेकर क्यों नहीं आई बेटा? वो ना बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हुए हैं माँ। अच्छा। अरे भाभी, आप हनीमून पर कहाँ गई थी?
मैं तो कहीं नहीं गई। मेरी वो तो मुझे हर वीकेंड पर इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में टूर पर ले जाती थी। जैसे पिछले हफ्ते हम लोग इंडोनेशिया गए थे, उससे पहले मालदीव्स गए थे। मेरे मोबाइल में ना फोटो नहीं है, वरना दिखाती आपको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हाँ, लेकिन ये सब तब होता है जब आप भी अपने पति की उतनी सेवा करें, ना कि उनसे काम करवाएं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही बेटा, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने पति की सेवा नहीं करती? माँ ने मुझे बताया कैसे भैया आपके कपड़ों पर इस्त्री करते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। अरे तो ये मैं भी तो करती हूँ ना उनके लिए। उन्होंने कर दिया तो क्या बात हो गई? मियाँ बीवी को तो मिलकर ही काम करना चाहिए, इसी से तो प्यार बढ़ता है। सही है, आप प्यार बढ़ा लो, ऐसे हमेशा घर में ही पड़ी रहोगी। सीमा को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब खाना बनाने का समय आता है तो कमला कहती है, ए बहू, जा जाकर पनीर ले आ, मेरी बेटी आई है, कोई आलू या दाल थोड़ी ना खाएगी। ठीक है माँ जी। और हाँ भाभी, आते वक्त एक चॉकलेट भी लेते आना। ठीक है दीदी, ले आऊंगी। सीमा जाती है और पनीर के साथ साथ चॉकलेट भी ले आती है। ये लीजिए दीदी आपकी चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाभी, आप ये कौन सी चॉकलेट उठा कर ले आई? ये तो बहुत सस्ती वाली है, मैं नहीं खाती ये। अरे सीमा, तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता। देखो ना माँ, भाभी कौन सी बच्चों वाली चॉकलेट उठा कर ले आई है। अरे मुझे तो वो महंगी वाली ब्रांडेड चॉकलेट पसंद है, जो गोल होती है और गोल्डन पैकेजिंग में आती है। जा बदल कर ला इसे। नहीं माँ, चलो रहने दो, यही खा लूँगी। वो क्या है ना, मेरी वो तो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही लाते हैं, चाहे पहनने की चीज़ हो या खाने की, इसलिए अब आदत नहीं है ये सब कचरा खाने की। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है, ये तेरी भाभी ना ऐसी है। राजीव की पसंद थी तो मैंने शादी करा दी, वरना मैं ना हरगिज करवाती है ऐसी लड़की से शादी। ये आप क्या बात कर रही हैं माँ जी? मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संस्कारी नहीं हूँ या कामकाज नहीं जानती। सब कुछ तो करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग मुझे दिन रात इतना सुनाते रहते। रोना है ना तो अपने कमरे में जाकर रो, यहाँ हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब मत कर, जा। सीमा रोती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीरा अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें बताती रहती और सीमा चुपचाप सुनती रहती। फिर एक दिन सीमा का फोन बजता है। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं तेरी दोस्त रिंकी बोल रही हूँ। मेरा नंबर तो तेरे पास सेव था, क्या हुआ, डिलीट कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही बेख्याली में फ़ोन उठा लिया ना, तो नाम देखा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या? हाँ, अब क्या बताऊँ तुझे, मेरी ननद आई हुई है आजकल। वो अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें सुनाती रहती है। मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, मैं उनके तौर तरीके समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो वो ना मेरा मजाक बनाती है। तेरी ननद वो मीरा ना? अरे वो तो मेरे घर के पास ही रहती है। उनका ससुराल तो बिल्कुल अमीर नहीं है। क्या? पर उन्होंने तो कहा उनके पति बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका? अरे वो तो मुझे लगता है आज तक अपने शहर से भी बाहर नहीं गया होगा। एक छोटी सी जॉब करता था, पर अब ना उसे वहां से भी निकाल दिया है। अब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, इसलिए तो मीरा उसे छोड़कर चली गई। ओह अच्छा, रुक, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। सीमा ने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है या झूठ। वो मीरा के पास गई। दीदी जरा अपने पति को फोन तो लगाइए। मैंने बताया ना, वो अमेरिका गए हुए हैं। तो सोशल मीडिया से लगा लीजिए। अरे पर आपको उनसे क्या काम आ गया है अचानक? मुझे ना उनसे अमेरिका से कुछ मंगवाना है। अरे बहुत बिजी होंगे वहाँ। बिजी होंगे या कोई और बात है? अरे क्या बकवास करे जा रही है बहू, और मेरा करा देना इसकी बात, इतनी क्या बड़ी बात है? नहीं माँ, वो ये नहीं कराएंगे माँ जी, क्योंकि इनके पति अमेरिका गए ही नहीं है, वो यहीं है और काम ढूंढ रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब, ये सच है? हाँ ये सच है। मेरे पति अमेरिका नहीं गए, उनकी जॉब चली गई है और वो मेरे पहले जैसे खर्चे नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैं चली आई। ये भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? देखिए दीदी,
ये सब बोलकर मुझे आपको रुलाने का या आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पति जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, उतने में खुश रहिए। और अगर कभी मुश्किलें आती हैं तो उसमें उनका साथ देना होगा, ना कि उन्हें छोड़कर चले जाना। हाँ, ये बात बहू ने सही कही। और बेटा मेरा, कम से कम तू मुझे तो सच बता देती। मुझे अपने ससुराल की हालात बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अच्छा बुरा समय तो सबका आता है। समय की यही तो अच्छी बात है कि वो बदल जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा। पर बुरे समय में जो साथ होता है वही अपना होता है और वही याद रहता है। जा मेरी बेटी, वापस जा। हाँ मीरा दीदी, जाइए और अपना घर बसाइए, बचाइए, वरना आपका घर हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। अरे इसमें क्या हैरानी वाली बात है? भाई माँ की ही ममता होती है क्या? इमोशंस तो बाप के भी होते हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी पानी में स्कूल नहीं जाएगी। अरे चुप रहिए ना, क्यों नहीं जाएगी? दुनिया के सारे बच्चे जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, अरे मेरी नन्ही सी बच्ची डूब गई तो एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कुछ नहीं होगा। हे भगवान, फिर से मम्मी पापा शुरू हो गए। सिम्मी, टिफिन रखो बैग में। अरे रुको, क्या क्या दिया है उसे? तुम्हें जो उसकी डाइट चार्ट दी थी उसी के हिसाब से है ना सब कुछ? तभी राजेश की माँ आ जाती है, जिसे राजेश का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ हाँ, तेरी सिम्मी ही अनोखी है, बाकी के बच्चे तो बस ऐसे ही हो गए हैं ना। अरे सिम्मी जो मोहिनी बहू ने दिया है वही तो खाएगी ना, और फिर वो उसकी माँ है। रहने दो माँ, मेरी बेटी को सिर्फ 2 पराठा देकर ये भेज देती है। अरे कम से कम ड्राई फ्रूट्स और कुछ फल तो काट कर देने चाहिए ना। 2 सैंडविच और कम से कम कुछ मिठाई हलवा रख दो। पापा, ब्रेक तो सिर्फ एक ही होता है, इसमें मैं इतना सारा कैसे खा सकती हूँ? अरे ये 2 पराठा खा ले, वही बहुत है। कल से ना सिम्मी का लंच मैं बनाऊंगा। चलो इसे मैं स्कूल छोड़ कर आता हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। बस बस पापा, यहाँ तक ही इमोशंस ठीक है। क्या है ना, आप तो मम्मी से भी ज्यादा नाटक करते हैं। मेरा प्यार तो अब तुम्हें नाटक ही लगेगा ना बच्चा। एक दिन राजेश शाम को घर रोता हुआ आता है। अरे क्या हो गया जी? आप रो क्यों रहे हैं? चोट वोट लग गई है क्या कहीं? नहीं, मुझे नहीं सिम्मी। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? तभी पीछे से सिम्मी आ जाती है। कुछ नहीं माँ, एक कांटा क्या चला गया, पापा तो रो ही पड़े। पापा प्लीज, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, इस लड़के को मैंने इतना इमोशनल तो नहीं बनाया था। अब ये सब कुछ तो मैं नहीं जानती माँ जी, पर ये जानती हूँ कि सिम्मी की तो अब 2 माँ है। राजेश बेटी के लिए इतना पागल था कि वो हर जगह उसके साथ रहता। एक दिन प्लेग्राउंड में सिम्मी कुछ लड़कियों के साथ खेल रही थी कि उसे धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। राजेश एक बच्ची से कहता है, ये क्या तरीका होता है? देख नहीं रही है बच्ची है वो? मारूंगा आज के बाद मेरी बेटी को धक्का देने की कोशिश की तो। अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो तो गलती से। तभी बच्ची की माँ आ जाती है। क्या बात है भाई साहब, बच्चे हैं, खेल खेल में चोट लग जाती है। अरे तो हो क्या गया? क्या हो गया? वाह, मेरी बेटी कोई जानवर नहीं है जो उसको चोट लग जाए और क्या हो गया कोई पूछने आए। ये बच्ची अब से दिखनी नहीं चाहिए मुझे पार्क में। पापा प्लीज, कुछ नहीं हुआ, हम सब खेलते हैं। क्या हो गया? थोड़ा सा लग गया तो। लो जी देखो, बाप से ज्यादा समझदार तो बेटी है। अरे समझाओ समझाओ अपने पिता को। सिम्मी पापा को खींचकर घर ले आती है और फिर, दादी, मम्मी कहाँ हो? देखो पापा ने आज क्या किया। अरे राजेश, तू तो दूध लेने गया था ना? अरे क्या किया बेटा अब? पता नहीं माँ, पापा कहाँ से वहाँ आ गए। बताओ मैं क्या करती? अरे ऐसा करेगा तो तेरी बेटी से कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं खिलाएगा अपने साथ। हम घर की औरतें तो मोहल्ले में लड़ती नहीं, उल्टा तू लड़ाया। अरे ना खेले कोई, मैं हूं ना खेलूंगा।
लेकिन संभाल कर कि सिम्मी को चोट ना लगे। ऐसे नहीं जैसे वो लड़की मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। वो तो अच्छा है कि मैं पास के पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। हैं? क्या तू ये भी करता है? अरे बेटा, ये सब ठीक नहीं है। हमेशा बच्चों के पीछे नहीं लगना चाहिए। उन्हें खेलने दो, गिरने दो, चोट लगने दो, तभी तो मजबूती से बढ़ेंगे। तू कितना गिरता था याद नहीं, लेकिन हम तो कभी नहीं आए तेरे पीछे। मोहिनी को सास की बात ठीक लगती है। वो अंदर जाकर सिम्मी के लिए दूध लेकर आती है। अरे ये सफेद सफेद दूध क्यों दे रही हो? रुको, मैंने देखा था कि दूध में ये बादाम और काजू पीस कर डालने होते हैं। ये कहकर राजेश ढेर सारे बादाम काजू दूध में डाल देता है। पी ले सिम्मी बेटा, दूध पी ले। सिम्मी थोड़ा सा दूध पीती है, फिर नहीं पापा, नहीं पिया जा रहा, उल्टी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ताकत आती है, ताकत। पी ले पी ले, मेरा बच्चा है, पी ले बेटा। आपने ना कुछ ज्यादा ही बादाम डाल दिए हैं, इतने नहीं डाले जाते। अरे चुप हो जाओ मोहिनी, तुमसे तो बच्ची पाली नहीं जा रही है। बेटी को देखो मेरी कैसी सूख रही है। अरे कहाँ सूख रही है, ठीक तो है उसका वजन। और राजेश, इतने ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं है सेहत के लिए। लेकिन राजेश कहाँ किसी की मानने वाला था। उसने तो जैसे तैसे सिम्मी को दूध का गिलास खत्म करवा दिया और सोने के लिए भेज दिया। फिर आधी रात को मम्मी, पापा। मोहिनी देखो तो, सिम्मी रो रही है। अब रात के 2 बजे क्या हो गया मेरी बेटी को? राजेश सिम्मी के कमरे में जाता है। क्या हो गया मेरी राजकुमारी, रो क्यों रही हो? पापा, लूज मोशन, ऊपर से पेट में दर्द हो रहा है। बेटा क्या खाया था? बाहर का कुछ भी मत खाया करो, सेफ नहीं होता। नहीं माँ, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। बाहर का नहीं, घर का दूध जो कल रात इस राजेश ने बच्ची को जबरदस्ती 1 दिन में ताकतवर बनाने के लिए पिला दिया था ना, उसी के कारण इसका पेट खराब हो गया है। ओह माँ, शायद ये हो सकता है। मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे रुकिए तो, पास की शर्मा जी है, वो बच्चों के ही डॉक्टर है, बहुत नाम है उनका। उनकी बेटी सिम्मी की दोस्त है, मैं फोन करती हूँ, शायद आ जाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर और उनकी बेटी, जो कि सिम्मी की उम्र की ही थी, सिम्मी के घर आते हैं। तो भाई साहब, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन के कारण ही इसकी तबीयत खराब हुई है। भाभी जी बच्चे को सीमित खाना दिया करें। ये मत सोचे कि घोल घोल कर पिला देने से बच्चा मोटा हो जाता है। तभी डॉक्टर की बेटी बोल पड़ती है। पापा, सिम्मी के पापा उसे इतना सारा खाना देते हैं कि पूरी क्लास खाने के बाद भी खत्म नहीं होता। अच्छा अच्छा, पापा खाना देते हैं। क्यों भाई, माँ कुछ नहीं करती? जी वो ये ना थोड़े ज्यादा इमोशनल है बच्चे को लेकर। पता है पापा, मोहिनी को तो वो खेलने में नहीं देते कि कहीं वो गिर ना जाए, और तो और पापा जरा सी बारिश में भी उसे स्कूल नहीं भेजते। देखिए राजेश जी, मैं इतने साल से बच्चों को देख रहा हूँ, तो अपने अनुभव से बताता हूँ, ये माँ पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को मजबूत बनाए। सिम्मी जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद तो आप हर जगह उसके साथ नहीं रहेंगे ना, वहाँ उसे खुद डिसीजन लेना होगा। बच्चों पर नजर रखना अच्छी बात है, खिलाना पिलाना ध्यान रखना भी, लेकिन एक हद तक। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। मेरी बेटी आज आधी रात को मेरे ही कारण परेशान है। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा।